हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है JBK गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, आज हमारा ये 10th क्लास के मैथ का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है रियल नंबर्स उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। दोस्तों, सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नंबर्स को जो बेसिक नॉलेज होगी तभी आप इस चैप्टर को ढंग से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, नंबर्स क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। जो भी इस दुनिया में नंबर आपको एग्जिस्टेंस में दिखाई देते हैं, जो भी नंबर आपको आज तक दिखाई दिए हैं, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, ये चैप्टर हमारा दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, ताकि जो भी स्टूडेंट, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो और चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, वो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। दोस्तों, जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी रियल नंबर है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये भी रियल नंबर है। वो 1/2 इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ये भी एक रियल नंबर है। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर दे रखा हो वो भी रियल नंबर है। या कोई भी पॉइंट वाला, फ्रैक्शन वाला जो नंबर होता है, इसको डेसिमल पॉइंट, ये जो पॉइंट वाला 8.45 नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। तो दोस्तों, जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, बस दो कंडीशंस को छोड़कर। पहली कंडीशन क्या है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है। पहला पॉइंट ये है दोस्तों, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर, इस वर्गमूल के अंदर, नेगेटिव के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कभी ये अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है तो दोस्तों वो रियल नंबर नहीं होता, वो एक हमारा क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, इमेजिनरी नंबर होता है दोस्तों। इमेजिनरी नंबर होता है दोस्तों, वो इमेजिनरी नंबर, या फिर उनको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल देते हैं दोस्तों। वो रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर नहीं आता। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? कभी भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में, उसके अपॉन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर किसी के बटे में ज़ीरो होता है तो वो जो नंबर होता है दोस्तों वो नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि वो परिभाषित नहीं होता। या इसकी वैल्यू किसी के अपॉन में ज़ीरो होती है तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमारी इनफाइनाइट मानी जाती है, अनंत मानी जाती है। क्योंकि एक डिफाइंड नहीं है, पता नहीं इसकी वैल्यू फिक्स है ही नहीं। तो दोस्तों, यहीं पर दो कंडीशन में कोई चीज़ फेल होती है जो कि रियल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आज के बाद हमेशा याद रखना, स्क्वायर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए और किसी भी नंबर के अपॉन में ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। किसी के उसमें न्यूमरेटर के अंदर जीरो हो सकता है, अंश के अंदर जीरो हो सकता है, इसके अपॉन में कुछ भी हो, लेकिन ऊपर जीरो तो पॉसिबल है, इसकी वैल्यू जीरो होती है, लेकिन किसी के डिनोमिनेटर में, अंश और हर में जीरो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, यही जो नंबर हैं ये यहाँ पर फेल हो जाते हैं। बाकी जितने भी नंबर आपको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आपको पता होना चाहिए होल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों। होल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से, 0 1 2 3 4 सो ऑन। और दूसरे दोस्तों, इसके बाद हमारे होते हैं इंटीजर्स, होल नंबर। उसके बाद हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों? ये हमारे पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ना ही तो ये पॉइंट में होना चाहिए और ना ही ये अपॉन वाला, डिवाइड वाला नंबर होना चाहिए। इसमें सिर्फ पूर्णांक लेते हैं, +1 +2 +3, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हमारे होते हैं रेशनल नंबर्स। दोस्तों, वैसे हम रेशनल इरेशनल को अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों। वो नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, P/Q के रूप में होते हैं। इस ऊपर वाली टर्म को दोस्तों हम न्यूमरेटर कहते हैं और हिंदी में इसको दोस्तों अंश कह देते हैं, अंश।
और नीचे वाली चीज़ को दोस्तों डिनोमिनेटर बोल देते हैं, यानी कि हर। दोस्तों जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि अपॉन में 0 नहीं हो सकता, तो इस q की वैल्यू दोस्तों कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, जैसे कि 5/7 हो गया, 6/9 हो गया, और भी नंबर है दोस्तों, जैसे कि मैं कह दूं 5, क्या ये 5 रेशनल नंबर है? यस, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 कर सकते हैं। मैं पूछूं आपसे 8 क्या रेशनल नंबर है? यस, ये रेशनल नंबर है। क्यों? अगर इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम 1 तो कर ही सकते हैं। तो ये हमारी p की वैल्यू हो गई और ये हमारी q की वैल्यू हो गई। तो कोई भी नंबर ऐसा जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, और ये दोनों ही इंटीजर होने चाहिए दोस्तों। इंटीजर मैंने आपको बता दिया, ये प्लस माइनस के हो सकते हैं लेकिन पॉइंट में नहीं होने चाहिए। तो दोनों ही अच्छा, p की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 0 हो सकती है। मैंने आपको बताया ऊपर जो न्यूमरेटर होता है अंश, उसमें 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसके अपॉन में कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो दोस्तों आई होप कि आपको रेशनल नंबर्स क्लियर हो गए होंगे। इनकी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होती दोस्तों, ये कहीं ना कहीं पे आके टर्मिनेट हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों, वो होती है इर्रेशनल नंबर की। अगली एक्सरसाइज में इसको हम और अच्छे से सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात बता देता हूँ आपको कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और रेशनल को क्या बोलते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या। और इंटीजर्स को बोलते हैं दोस्तों पूर्णांक। तो दोस्तों इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या हमारी p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होती, या जिसकी जो वैल्यू है वो एक टर्मिनेट नहीं हो रही, यानी कि वो ख़त्म नहीं होती कहीं पर। जैसे कि आपने एक ये पढ़ा होगा पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 22/7। अगर हम इसको देखें तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है ये, तो ये तो रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये रेशनल नहीं होता, ये होता है इर्रेशनल। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू 3.14, 5, 6, 7, 8, 9 ये ख़त्म ही नहीं होती दोस्तों, ये चलती जाती है। तो ये टर्मिनेट नहीं होती, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है जहाँ पर ये ख़त्म हो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, और ना तो ये रिपीट होती है और ना ही ये टर्मिनेट होती है इसके बाद। तो दोस्तों इसीलिए पाई की जो वैल्यू है, पाई 22/7, 22/7 एक इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आता है। और दोस्तों ऐसे ही अगर आपसे √3 की वैल्यू पूछ ली जाए, 1.732576, ये भी दोस्तों ना तो कभी ख़त्म होती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होती है, और ना ही रिपीट करती है, नॉन रिपीटिंग होती हैं। ये 9th क्लास में आता है दोस्तों, जब हम आपको 9th क्लास का मैथ पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू ना तो कभी रिपीट हो और ना ही फिक्स हो, तो उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं। इन नंबर्स को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो दोस्तों आई होप कि आपको रेशनल और इर्रेशनल, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कराने जा रहे हैं दोस्तों, तो चलिए। एक्सरसाइज 1.1। दोस्तों इस एक्सरसाइज के अंदर हम एक वो पढ़ेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, या दोस्तों एल्गोरिथम की जगह पे आप लेमा भी बोल सकते हैं। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम दोस्तों, इसको आप पहले 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ चुके हो। ये क्या कहता है दोस्तों? ये एक बात कहता है कि जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट प्लस हमारा होता है दोस्तों रिमाइंडर। जैसा कि दोस्तों जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो दोस्तों जिसको हम डिवाइड करते हैं, जिसको हम भाग करते हैं, उसको तो हम दोस्तों डिविडेंड कहते हैं।
यानी कि भाज्य कहते हैं दोस्तों, भाज्य जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे भाग करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम डिवाइज़र यानी कि भाजक। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो जितने टाइम्स जाता है, इधर जो लिखी जाती है जो चीज़, उसको बोलते हैं दोस्तों क्वेसेंट यानी कि भागफल। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर बचता है दोस्तों, उसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ये दोस्तों आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। तो दोस्तों अगर मैं अपना जो डिविडेंड है इसको मैं ए मान लेता हूँ दोस्तों, जो हमारा डिवाइज़र है इसको हम बी मान लेते हैं दोस्तों, जो हमारा क्वेसेंट है दोस्तों उसको हम क्यू मान लेते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर है दोस्तों उसको आर मान लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड की जगह आप क्या लिखोगे, भाज्य इज इक्वल टू डिवाइज़र हमारा क्या होता है, भाजक जो भाग करने वाला है, क्वेसेंट क्या होता है दोस्तों, भागफल, प्लस रिमाइंडर को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, शेषफल। दोस्तों भाज्य की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू भाजक डिवाइड करने वाला कौन है, बी, फिर हमारा क्वेसेंट कौन है दोस्तों, क्यू, बी क्यू, प्लस शेषफल हमारा कितना है दोस्तों, रिमाइंडर आर। तो दोस्तों यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है ये वाला, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिविजन्स लेमा। यहाँ पर दोस्तों ए हमारा क्या है, डिविडेंड है जिसको भाग करते हैं, बी हमारा डिवाइज़र है जिससे भाग करते हैं, क्यू हमारा क्वेसेंट है भागफल जो हमारा आता है, और आर हमारा रिमाइंडर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंडीशन क्या है, हम कभी भी किसी नंबर को कब तक भाग करते हैं दोस्तों, जैसे अगर मैं आपसे बताना चाहूँ 5 को 2 से डिवाइड करना है तो कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 to the 4, यहाँ पे 1। दोस्तों अब हम इसको डिवाइड करना बंद कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से छोटा आ गया, जो हमारा शेषफल है वो भाजक से छोटा आ गया, स्मॉल आ गया, तो यहीं पर हम इसकी डिवीजन को रोक देते हैं। तो दोस्तों जो हमारा जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर आप यहाँ पे देख सकते हो, जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही होना चाहिए। अगर ये छोटा नहीं होता तो इसको हम आगे डिवाइड करते। तो आर की वैल्यू जो हमारा डिवाइज़र है ना, यानी कि जो बी है, आर की वैल्यू बी से तो हमेशा छोटी होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं हो सकती। अगर ये इक्वल हो जाता तो ये 2 से 2 1 2 टाइम्स चला जाता, एक 1 टाइम चला जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो ये 1 है ना, ये 2 से बहुत, ये 2 से कम है, ये डिवाइड होगा ही नहीं कंप्लीटली। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो बी से कम होनी चाहिए। लेकिन रिमाइंडर हमारा 0 तो आ सकता है, जैसे अगर हम 4 से इसको चार को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 to the 4, तो हमारा रिमाइंडर 0 तो आ सकता है, यानी कि 0 के इक्वल तो आ सकती है आर की वैल्यू, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, तो 0 से बराबर या फिर 0 से बड़ा। तो दोस्तों इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा रिमाइंडर है ना, जो हमारा शेषफल है वो उससे डिवाइजर से यानी कि भाजक से छोटा होना चाहिए हमेशा, और 0 से, या तो वो 0 होगा डिवाइजर, यानी कि शेषफल हमारा यहाँ तो 0 है, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा शेषफल। लेकिन अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है, जो हमारा शेषफल है, वो हमेशा b से छोटा होना चाहिए। b मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और 0 से या तो बराबर हो सकता है या उससे ग्रेटर हो सकता है। तो दोस्तों ये दोनों कंडीशंस आपको बहुत ही ज़रूरी पता होनी चाहिए। तो a इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू b से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी। दोस्तों इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे तो दोस्तों अब हम एक यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। दोस्तों यूक्लिड डिवीज़न जो एल्गोरिथम है, इसकी हेल्प से हम HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है दोस्तों, HCF क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। दोस्तों मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ आपके दिमाग के अंदर। दोस्तों मेरे पास 2 नंबर दे रखे हैं, 2, 4, 8 और 10। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे 4 नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर भी दे सकते हैं। दोस्तों मुझे इनका HCF निकालना है। तो दोस्तों HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू जो इन सबको डिवाइड कर दे,
वो सबसे बड़ी भी होनी चाहिए और इन सबको डिवाइड भी करनी चाहिए। देखो एक तो सबको डिवाइड कर देता है, यानी कि जो एक नंबर है 1 वो तो सबका एचसीएफ होता ही है, लेकिन अगर मैं 2 को देखता हूँ तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, यस, 2 से ये भी हो जाएगा, यस, 2 से ये भी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऐसा है जो इनको डिवाइड कर देता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये हाईएस्ट है या नहीं। हम 2 से आगे चल के देखते हैं, ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 4 से देखते हैं, 4 से ये तो हो जाएगा लेकिन 4 से ये नहीं होगा। सारे के सारे डिवाइड होने चाहिए, भाग होने चाहिए उस नंबर से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ना तो ये 8 से ही सारे डिवाइड होंगे, ना ये 10 से। तो लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी को डिवाइड कर देगा, और उससे बड़ा कोई नंबर है नहीं जो इन सबको डिवाइड कर दे, जो सबको भाग कर दे। तो दोस्तों इन चारों नंबर्स का जो HCF होगा वो कितना होगा दोस्तों, 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो, जो कि सबको डिवाइड कर दे। बड़ा तो 4 भी है, लेकिन 4 सबको डिवाइड नहीं कर पा रहा, इसको और इसको करेगा, इन दोनों को नहीं करेगा। तो दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर दे और उससे बड़ा कोई नंबर पॉसिबल ना हो जो उन नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे रोकना चाहूँ तो इनका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, अगर 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इसका एचसीएफ हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। 2 से आगे 3 तो होगा नहीं, 4 से देखते हैं, 4 से ये तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारा नंबर 2 है ना, ये जो 2 नंबर है ये सबसे हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, तो हमारा एचसीएफ हमारा यही कहलाएगा। तो दोस्तों आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम तो दोस्तों क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, जो हमारी जो अगली जो वीडियो आएंगी उसके बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप लोग ही हमें और लोगों से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों वो क्या है, ये है दोस्तों, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, इसका पॉइंट नंबर 1, 135 एंड 225। दोस्तों पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे क्या बोला गया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करिए HCF निकालने के लिए, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको दोस्तों क्या पता होने चाहिए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है और लेस कौन है। तो दोस्तों आप जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा 225 है वो बड़ा है 135 से। दोस्तों जिसकी तरफ ये जो है 2 ये लाइन होती है वो हमारा बड़ा होता है, जिसकी तरफ ये होता है वो हमारा छोटा होता है। 225 इज ग्रेटर देन 135। तो जो बड़ा होगा दोस्तों उसको हमेशा A मानना है, और जो छोटा होगा दोस्तों उसको B मानना है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हमें 225 को 135 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से करेंगे। 225 को डिवाइड करना है दोस्तों 135 से। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया डिविडेंड, भाज्य हो गया, ये हमारा हो गया डिवाइजर यानी कि भाजक हो गया। दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये 1 टाइम जाएगा, एक बार चला जाएगा 135। इसके बाद दोस्तों माइनस करो, 5 - 5 0, 12 - 3 90। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने 135 से 225 को 135 से 225 को भाग करने पर दोस्तों ये तो हमारा शेषफल आ रहा है और ये हमारा क्वोशिएंट आ रहा है, यानी कि भागफल आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो इनमें से जो भी बड़ा नंबर होगा उसको लिखेंगे पहले दोस्तों, उसके बाद जिससे डिवाइड किया है उसको लिखेंगे जो छोटा नंबर है, मल्टीप्लाई, जैसा कि आप जानते हो वो जो फॉर्म था ना, क्या था कि A = BQ + R, और कंडीशन क्या है कि R की वैल्यू B से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है पहले उसको लिखा, = 135, जिससे भाग किया है वो जितनी बार गया है, जितने टाइम्स गया है फिर वो लिखेंगे
प्लस में जो हमारा रिमाइंडर आया है शेषफल, अब उसको लिखेंगे दोस्तों ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, नहीं आ जाए। अभी हमारा रिमाइंडर 90 है, तो दोस्तों अब क्या करना है, अब हमने 135 को देखना है और 90 को देखना है। इनमें से बड़ा नंबर कौन है, 135। तो दोस्तों अब हमारा एक ही जगह पे हमारा 135 आ जाएगा, जहाँ पर पहले 225 था अब यहाँ पे 135 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 135, और जो ये हमारा जो रिमाइंडर आया था इससे डिवाइड करेंगे अब 90 से करेंगे दोस्तों 135 को। तो करने का तरीका क्या है दोस्तों, इतना कर दिया, उसके बाद यहीं पर आप एक इस तरीके से बना दीजिए डिवाइड वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे लिख दीजिए 135। तो दोस्तों 90 से कितनी बार जाएगा आप देख सकते हो, अगर 2 बार करेंगे तो 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप इसको सिर्फ ये एक ही बार जाएगा 90। इसके बाद 5 - 0 5, 13 - 9 4। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मैंने 90 से 135 को डिवाइड किया तो एक बार गया और 45 रिमाइंडर आया। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है शेषफल, जब तक ये 0 नहीं आएगा हम ये सीरीज को कंटिन्यूस करेंगे। तो आप देख सकते हो जब मैंने 90 से 135 को डिवाइड किया है तो क्या आया है, 1 आया है, 1 टाइम्स गया है। प्लस में हमारा रिमाइंडर क्या है दोस्तों, 45। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो दोस्तों अब फिर अगला स्टेप करेंगे, मैंने बताया था, अब इन दोनों को कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे 90 और 45। इनमें से देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो दोस्तों 90 बड़ा है तो 90 को इधर लिखेंगे और 45 से इसको डिवाइड करेंगे। 45 से डिवाइड करेंगे 90 को। दोस्तों आप जानते हो 45 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 90 होते हैं, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। दोस्तों मैंने आपको बोला था जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ये सीरीज चलती रहेगी। तो दोस्तों मैंने 45 से 90 को डिवाइड किया, भाग किया तो कितनी बार गया, 2 टाइम्स गया, 2 बार गया। प्लस में कितना रिमाइंडर कितना है दोस्तों, 0। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। मैंने आपको बताया था रिमाइंडर की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो दोस्तों जब जिस स्टेप के बाद इसकी वैल्यू 0 आ जाए, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, तो यहाँ पर जो भी बचेगा इसकी कंपेयरिंग करने पर b आएगा। b की जगह पे 45 आ गया 45, और q की जगह पे 2 आ गया है। दोस्तों यही जो वैल्यू है मैंने आपको बताया था, b क्या होता है हमारा, b हमारा डिवाइजर होता है। डिवाइजर मतलब भाग करने वाला, जो दोनों को भाग कर दे। तो इन दोनों को जो नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा जो दोनों को भाग कर देगा वही तो HCF होगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, वो 45 45। तो इन दोनों नंबर का जो हमारा HCF है दोस्तों वो 45 ही होगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। सो HCF ऑफ 225 एंड 135, 225 और 135 का जो HCF होगा दोस्तों इज कितना है दोस्तों, 45। बस इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको रिवाइज करें तो दोस्तों, क्योंकि पहला क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनको और ढंग से समझेंगे। तो दोस्तों हमसे क्या बोला गया है, यूज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करिए HCF निकालने के लिए 135 और 225 का। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों के बीच में कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। जो बड़ा है उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा और ये ग्रेटर का साइन लगा के छोटे वाले नंबर को लिखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है दोस्तों, A बराबर होता है BQ + R, यानी कि और जो हमारा R की वैल्यू है वो B से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। जब सबसे पहले एक बार जाएगा 135 से कम 135, उसके बाद 90 हमारा रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हम 225 को लिखेंगे, बराबर में एक जिससे भाग किया है वो मल्टीप्लाई में जितनी बार गया है वो, प्लस में उसका शेषफल 90। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया दोस्तों, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम ये प्रोसेस को कंटिन्यूस करते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों अब इन दोनों नंबर्स की तुलना करी जाएगी, इनमें से कौन सा बड़ा है दोस्तों, 135। तो 135 को इधर लिखेंगे और जो दूसरा नंबर है 90 उससे इसको डिवाइड करेंगे। तो 135 को 90 से डिवाइड करने पर एक बार गया, 90 में से 135 में से 90 गए तो 45। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, हमारा शेषफल 0 नहीं आया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब जो हमारा 90 से डिवाइड करने पर एक बार गया, एक बार प्लस में हमारा रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 45। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब इनकी तुलना करेंगे दोस्तों 90 और 45, इनमें से बड़ा कौन है 90, तो 90 को लिखेंगे। अब 45 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 45 × 2 ये 90 हो जाता है, हमारा रिमाइंडर आ गया 0, शेषफल हमारा 0 आ गया। यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। तो हमने 90 = 45 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में रिमाइंडर हमारा 0। जब हमारा यहाँ पे शेषफल 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा, उस टाइम पे इधर
इन दोनों में से जो पहले वाला नंबर होगा, ध्यान रख लेना, जो पहले वाला नंबर होगा वही हमारा HCF होगा। और यहाँ पे लिख देंगे सो HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45, यानी कि 225 और 135 का HCF 45 है। दोस्तों आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो, और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको और जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। सेकंड पार्ट है दोस्तों 196 मल्टीप्लाई बाई 38220, ये एंड दोस्तों। अब मुझे दोस्तों इनका HCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो दोस्तों हमें पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है दोस्तों, 38,220, ये बड़ा है 196। तो इसको तो हम मानेंगे दोस्तों A और इसको मानेंगे B। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रेम का क्या कहते हैं दोस्तों, A इक्वल टू होता है BQ प्लस R, और R की वैल्यू हमेशा B से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी दोस्तों। तो A हमारा क्या माना दोस्तों, जो मैंने बड़ा नंबर था उसको लिखते हैं इधर 38,220 इक्वल टू B की वैल्यू क्या है दोस्तों 196 मल्टीप्लाई। अब इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया 38,220 को जब हम 196 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 196 इंटू 1, तो ये 1 टाइम जाएगा पहले तो ये 2 टाइम्स भी जा सकता है, नहीं जाए सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा 196। 12 में से 6 गया तो 6, 17 में से 9 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 1, ये इससे लेस आ गया। उसके बाद हम इसे 2 को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ये दोस्तों 8 टाइम्स जाएगा, नहीं 9 टाइम्स जाएगा दोस्तों। 9 6 54, 9 9 81, 81 और 5 86, 9 1 9 और 8 17। यस दोस्तों ये 9 टाइम्स चला जाएगा। इसको माइनस करते हैं, 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9, ये 7 माइनस यस ये 90। इसके बाद दोस्तों ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 6 980। तो दोस्तों हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो दोस्तों हमारा पहले ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे दोस्तों। जब मैंने 196 से इसको डिवाइड किया, भाग किया, तो कितनी बार गया 195 बार, प्लस में भागफल कितना है दोस्तों 0 आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जिस टाइम पे जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाएगा उसी वहीं पर हम रुक जाएंगे, और यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा पहले वाला नंबर वही हमारा HCF कहलाएगा। तो दोस्तों इन दोनों नंबर्स का जो HCF हमारा कितना होगा 196। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों सो HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज, इन दोनों का जो HCF है दोस्तों क्या होगा 196 होगा। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ कि इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर देखना है। पहले तो ये बड़ा है इससे, तो पहले बड़े वाला नंबर इधर लिखते हैं, जिससे भाग करना है उसको लिखते हैं। मैंने डिवाइड करके देखा तो ये 195 टाइम्स चला गया, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 0 आ गया रिमाइंडर। तो 196 मल्टीप्लाई बाई 195 प्लस में 0, और जब ये 0 आ जाता है तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा वही हमारा HCF होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। वो है दोस्तों 867 एंड 255। दोस्तों इन द सिमिलर वे आप इन दोनों की कंपेयरिंग कीजिए। 867 में से 255, 867 इज ग्रेटर देन 255, ये इससे बड़ा है। तो मैंने बताया था आपको जो बड़ा वाला नंबर होगा पहले उसको लिखेंगे, और जो छोटा वाला नंबर है फिर उसको लिखेंगे। इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, 867 डिवाइड बाई 255। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये आई थिंक 3 टाइम चला जाएगा, 3 15 और 100, 3 2 6 और 1 7। यस ये दोस्तों 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 3 टाइम्स करते हैं, 3 5 15 1, 3 5 15 1 16 1, 3 2 6 1, 7 - 5 2, 6 - 6 0,
1। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने इसको डिवाइड किया है तो ये 3 टाइम्स चला गया है और 102 रिमाइंडर आया है। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं दोस्तों, जितनी बार भाग होता है, 3 बार भाग हुआ है तो इधर 3 लिख देंगे, प्लस में जो हमारा रिमाइंडर आया है, जो हमारा शेष फल आया, फिर उसको लिख देते हैं कि रिमाइंडर दोस्तों यहाँ पे 0 नहीं आया, तो इसलिए हम अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। अब दोस्तों मैंने बताया था आपको इन दोनों नंबर्स की तुलना करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। इनमें से बड़ा कौन है दोस्तों, 255। अब इधर लिख देंगे 255 और इसको डिवाइड करेंगे 102 से। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, मैंने बताया था आपको इससे डिवाइड करना है इसको, तो आप यही की यही आप एक डिवाइड वाला सिंबल लगा लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 255। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों 102 का डबल होता है 204, तो ये 2 टाइम्स क्लियरली चला जाएगा 204। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 - 4 1 5। दोस्तों अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो दोस्तों कितनी बार गया है 102 से, ये 2 बार गया है। प्लस में दोस्तों रिमाइंडर कितना आया है 51। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, तो अगले स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। अब इनकी तुलना करेंगे दोस्तों 102 और 51, तो 102 बड़ा है तो अब इसको लिख देंगे 51 से इसको डिवाइड करेंगे 51 से डिवाइड करना है दोस्तों 102। तो आपको पता है 51 का 2 टाइम्स होता है हमारा 102, 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जिस टाइम पे हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाएगा वहीं पर हम रुक जाएंगे। तो दोस्तों 51 से कितनी बार गए, 2 बार, प्लस कितना रिमाइंडर आया 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो इस टाइम पे हमारा जो भी नंबर यहाँ होगा वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों, सो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज कितना है दोस्तों 51। दिस इज द आंसर। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 2 एंड 6q + 5, सॉरी ये हमारा 6q + 3 है दोस्तों। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है दोस्तों कि कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड मतलब तो विषम संख्या होती है। विषम संख्या कौन सी होती है दोस्तों, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जो 2 से कंप्लीटली भाग नहीं होती, उनको बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर जो होता है वो इस फॉर्म का होता है 6q + 1 6q + 3 6q + 5, जहाँ पर q हमारा कोई इंटीजर है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो मैंने आपको बताई थी उसका हम यूज़ करेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों इसका स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमें क्या मानना है, हमें कोई भी एक नंबर मानना होता है A एंड B। A हमारा नंबर बड़ा होता है, B हमारा छोटा होता है। तो doस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमने कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, लेट A B एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये हमने कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया है दोस्तों A। एंड दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होती है दोस्तों वो इस तरीके से तो होती है A = BQ + R। दोस्तों अगर मैं इसकी तुलना कंपेयरिंग इससे करूं दोस्तों तो हमारा R की वैल्यू तो 1 है और Q की जगह पे Q है, तो यहाँ पर जो हमारा B है B की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 6 होगी। यहाँ पर भी B की वैल्यू 6 है, यहाँ पर भी B की वैल्यू 6 है दोस्तों। एंड जो हमारा जो B नंबर है उसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर 6 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उसने बोला है, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, और हम इसको दोस्तों लेमा भी बोल सकते हैं। मैंने एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के द्वारा क्या होता है दोस्तों, A = होता है BQ + R
और जो r की वैल्यू दोस्तों b से छोटी होती है और 0 या 0 से बड़ी होती है। अब यहाँ पर हम a और b की वैल्यू पुट कर देते हो दोस्तों। a की जगह पे तो a ही है दोस्तों, b की वैल्यू क्या है दोस्तों 6q प्लस r। ऐसे यहाँ पर दोस्तों r की वैल्यू लेस देन b की वैल्यू क्या है दोस्तों 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब क्या है, r की वैल्यू 6 से तो कम होनी चाहिए और 0 से स्टार्ट होकर और 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो r की वैल्यू दोस्तों क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 भी हो सकता है क्योंकि मैंने बोला 0 के बराबर भी हो सकता है रिमाइंडर। तो r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, 2 3 4 5 6 नहीं हो सकती दोस्तों, 6 से कम लेना है। तो 6 से कम कितना दोस्तों 5, यानी कि जो भी हमारा डिवाइजर होगा उससे एक कम लेना है दोस्तों। तो r की वैल्यू हमारी इतनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम एक एक करके एक एक स्टेप में ये जो r की वैल्यूज़ हैं इनको हम इसमें पुट करेंगे और हमें सिर्फ वो नंबर लेना है दोस्तों जो ऑड नंबर आएगा निकल के, ऑड नंबर निकल के आएगा, सिर्फ उसी को पुट करना हमें करना लेना है उनको। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि मैं इफ़ r इक्वल टू 0, यदि r की वैल्यू 0 है दोस्तों, यहाँ पुट करनी है, तो क्या होगा दोस्तों a बराबर होगा 6q प्लस 0, यानी कि a बराबर होगा 6q। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा ये जो 6q है ये ऑड है कि इवन है। दोस्तों जैसा कि मैं आपसे कह दूँ, अगर 6 इंटू 1 करो तो 6 आएगा, 6 इंटू 2 करो तो 12 आएगा, 6 इंटू 5 करो तो 30 आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो 6 एक इवन नंबर है। इवन नंबर की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करो, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो। इवन नंबर की यानी कि सम संख्या की गुना आप किसी भी नंबर से करिए, हमेशा कैसी नंबर देगा, वो एक सम संख्या देगा। देख सकते हो आप 6 भी सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, यानी कि जो हमारा 6q है वो हमारा एक इवन नंबर है दोस्तों। ये हमारा क्या है दोस्तों, इवन नंबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे विच इज़ इवन, ये एक इवन नंबर है, लेकिन हमें क्या लेना है दोस्तों ऑड। तो इस फॉर्म को हम नहीं लेंगे दोस्तों, a इक्वल टू 6 हमारा आंसर के अंदर नहीं आने वाला। अगले स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, हम r की वैल्यू पुट करेंगे 1 इफ़ r इक्वल टू 1। अब दोस्तों आप यहाँ पर 1 रखिए, a इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 6q प्लस 1। अब आप देख रहे थे सर दोस्तों यहाँ पर 6 इंटू 1 6 इंटू इनको सब सारे के सारे नंबर हमारे इवन आ रहे थे, लेकिन अगर इवन नंबर में हम 1 ऐड कर दें, इधर 1 ऐड कर दें, इधर 1 ऐड कर दो, कितना आएगा 7 13, ये आ जाएगा 31। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो ये सारे के सारे नंबर ऑड हैं, ऑड यानी कि विषम संख्याएं हैं, और मुझे वही तो चाहिए था, ऑड नंबर तो चाहिए था। तो दोस्तों पहले ही हमारा 6q इवन था, इवन में 1 जोड़ दो, 1 तो हमारा ऑड है, ऑड प्लस इवन क्या बन जाता है दोस्तों ऑड बन जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों विच इज ऑड। ये हमें आंसर में लेना है क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो ये हमारा ऑड है तो हमारे आंसर ये होना चाहिए। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे। इफ r इज इक्वल्स टू 2 देन a इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 6q प्लस 2। अब दोस्तों आप यहाँ पर 2 ऐड करना, 1 की जगह पे 2 इधर 2 इधर भी 2। दोस्तों 6 प्लस 2 8 14 32। ये सारे के सारे नंबर कैसे आ रहे हैं दोस्तों इवन आ रहे हैं। तो 6q में जब 2 ऐड करेंगे दोस्तों कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, विच इज इवन। लेकिन हमें इवन तो लेना ही नहीं है, हमें तो ऑड लेना है। तो दोस्तों हमारे 3 स्टेप हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं दोस्तों। अगले स्टेप में क्या करें दोस्तों, r इक्वल टू 3 पुट करेंगे। इफ r इज इक्वल्स टू 3 देन क्या हो जाएगा दोस्तों a इक्वल टू 6q प्लस 3। अब अगर आप 3 ऐड करोगे दोस्तों 6 प्लस 3 9 ऑड नंबर है, 12 प्लस 3 15 ये भी ऑड नंबर है, यानी कि ये जो हमारा नंबर है दोस्तों ये हमारा क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, r इक्वल टू 4 पुट करना है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 6q प्लस 4। दोस्तों ये भी एक इवन नंबर है और 4 भी इवन है, इवन में इवन ऐड होगा तो वो इवन ही आएगा दोस्तों। जब और इवन तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि हमें कौन सा नंबर लेना है, सिर्फ ऑड नंबर लेना है। अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, इफ r इक्वल टू 5 देन क्या होगा दोस्तों a इक्वल टू 6q प्लस के 5। आप यहाँ पे देख सकते हो ये तो इवन है लेकिन 5 तो ऑड है, तो इवन प्लस ऑड क्या बनता है दोस्तों, एक ऑड नंबर ही बनता है। और ये हमारा हमें आंसर में हमें यही चाहिए था, ऑड नंबर। तो दोस्तों हमें सिर्फ इन जो हमारे 6 केसेस हैं, 6 केस हैं, इनमें से सिर्फ हमें वो नंबर लेने हैं जो ऑड है। ऑड कौन कौन से दोस्तों, 6q प्लस 1,
6q+3, 6q+5, और यही तो हमारा आंसर है। 6q+1 ये इससे मैच हो गया, 6q+3 ये उससे मैच हो गया, और 6q+5 ये इससे मैच हो गया। बस हमें यही तो प्रूव करना था कि कोई भी जो ऑड नंबर है वो इन 3 रूपों में होता है, 3 तरीके से शो होता है। पहला 6q+1, दूसरा 6q+3 एंड थर्ड 6q+4। तो आपने यहाँ पर देखा कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 3 तरीके से हो सकता है। ये हमारा पहला तरीका, ये सेकेंड वे एंड ये थर्ड तरीका। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन 3 रूपों में ही होता है। तो हम यहाँ पर लास्ट में हम अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं, हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6q+1 or 6q+3 or 6q+5, where जहाँ पर हमारा जो q है एक इंटीजर है दोस्तों, q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर। बस दोस्तों, हैंस प्रूव्ड। बस दोस्तों ये क्वेश्चन हमें यहीं तक सॉल्व करना था दोस्तों। आई होप कि मैं इस क्वेश्चन को आपको इजी वे में जितना हो सकता था समझा पाया हूँगा। एक बार और मैं इसको आपको रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों। हमारा क्वेश्चन क्या है कि सो दैट ये दिखाइए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी जो धनात्मक विषम संख्या जो होती है, पूर्णांक जो होता है वो इन 3 रूपों में होता है, 6q+1, 6q+3, 6q+5, जहाँ पर हमारा q कोई इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो इसके लिए हम क्या करें दोस्तों, माना a कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एंड b की वैल्यू क्या लेनी दोस्तों, मैंने आपको बताया a = bq+r होता है। तो q के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा ना वही हमारा b की वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3m+1, तो दोस्तों m के साथ जो होगा वही हमारा q का मान होता है, तो हम b का मान होता है। तो दोस्तों हमारा b का मान क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा। अच्छा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि लेमा, ये क्या होता है दोस्तों, a होता है bq+r। r की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, b से लेस होती है और 0 से इक्वल या ग्रेटर होती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 6 पुट कर दी, यहाँ पर भी b की वैल्यू 6 पुट कर दी, यहाँ पर भी 6 पुट कर दी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, r की वैल्यू 6 से तो कम होगी यानी कि 5 तक होगी और 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 1 2 3 4 5। अच्छा दोस्तों, इसके बाद मैंने क्या कर दिया, ये जो r की वैल्यू है, जो रिमाइंडर है हमारा, इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसमें पुट करना है। जब आपने r की वैल्यू 0 पुट करी यहाँ पर, तो 6q+0 हुआ, 6q+0 तो यानी कि 6q। फिर मैंने आपको सिखाया 6 एक इवन नंबर है, इवन नंबर से जो आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक इवन नंबर ही आएगा दोस्तों। तो हमारा 6 क्या हमारा इवन नंबर है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए दोस्तों, ऑड चाहिए, तो हमारे ये तो हमारे आंसर में नहीं आएगा। अब मैंने r की वैल्यू क्या पुट करी दोस्तों, 1 पुट करी इसी में, a = 6q+1। दोस्तों मुझे पता ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर में अगर आप एक जोड़ दो, एक हमारा ऑड नंबर है, इवन प्लस ऑड, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये हमारा 4 है, 4 + 3 हमेशा ऑड ही आएगा, और 6 + 9 ये भी ऑड, यानी कि ऑड नंबर में जब इवन ऐड करते हैं, इवन नंबर में जब ऑड ऐड करते हैं तो हमेशा ऑड संख्या ही आती है, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। ऐसे ही हमने r = 2 पुट किया, ये भी इवन, ये भी इवन, इवन प्लस इवन इवन, ये हमारा आंसर नहीं होगा। r की वैल्यू 3 पुट करेंगे, अच्छा 3 पुट करेंगे तो 6q+3, ये इवन है और ये ऑड है, इवन प्लस ऑड, सम प्लस विषम, ये हमारा विषम संख्या है, ये हमारा आंसर होगा क्योंकि उसने पूछा है ऑड नंबर होना चाहिए। 4 पुट करेंगे तो इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर 5 पुट करेंगे, ये इवन है ये ऑड है, तो इवन प्लस ऑड हमारा ऑड ही निकल के आता है। तो आपने देखा हमारे आंसर से सिर्फ वो होंगे जहाँ पे ऑड नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे भी ऑड मिला है, इधर भी ऑड मिला है और इधर भी, तो हमारे तीनों ही आंसर होंगे और हमें यही लेके आना था। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो इन 3 तरीकों से, इन 3 रूपों में पाया जाता है। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5। दोस्तों आई होप कि मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा पाया हूँ। दोस्तों
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों। आई होप कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और इससे पहले जो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था वो उसको मैं आप बहुत अच्छे से ढंग से समझा पाया हूँगा। और अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इससे अगले जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। क्योंकि ताकि ये वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी ना हो सके। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन देना, और जो भी आपकी क्वेरी हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड, या कोई भी आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ताकि अगर आने वाली वीडियोज़ में मैं आप उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों।